गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है तो पुनः एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं आज बंगाल का पाल वंश। म्यूट कर लो अपने आप को, किसी का स्पीकर अनम्यूट है, डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज आ रही होगी सभी को, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगा। बंगाल का पाल वंश। मधुबन अभिलेख का संबंध कैसे है, किससे है नहीं पता? जो बाहर एक जंतु घूम रहा है उससे पूछे जरा, मधुबन लेख का संबंध कैसे है? पूछ के उठो जल्दी से, पूछो। मुझे नहीं पता कौन। मधुबन लेख का संबंध किससे है? किससे है? हर्षवर्धन से। मुझे पता है, आप लोगों को पता है। तो मधुबन लेख का संबंध कैसे है? हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा अपन ने, कन्नौज का प्रतापी राजा। 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, मुझे पता था इसलिए तो जंतु बोला, पर एक दूसरे को नहीं पहचान सकता। अब यहाँ कौन सा शब्द छुपा हुआ है वो आप समझ जाओ। एक खालिस्तान है, फिर दूसरे को खालिस्तान है नहीं पहचान सकता। ठीक है, तो क्या मधुबन लेख का संबंध किससे है? हर्षवर्धन। ठीक, मैंने इसलिए पूछने के लिए भेजा क्योंकि आप भी नहीं आए तो वो भी नहीं आएगा, इसलिए दोनों को नहीं पता था, बाकी सबको पता था। तो मधुबन लेख का संबंध हर्षवर्धन से है। और कब की घटना बताई मैंने? 606 ईस्वी में। एक हिस्ट्री पढ़ी अपन ने, एक इतिहास पढ़ा कि 605 ईस्वी में शासक कौन था? कन्नौज की बात नहीं कर रहे हैं हम। जो हर्षवर्धन, वर्धन वंश का शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। सब कुछ बड़ा बेहतर तरीके से चल रहा था, सब कुछ बड़ा बेहतर तरीके से चल रहा था। और देखा कि उत्तर गुप्त शासक पुरुगुप्त और बंगाल के गौड़ शासक, क्या नाम था उसका? शशांक ने साजिशें करना शुरू कर दिया। राजश्री का अपहरण कर लिया गया है और उसे बचाने के लिए गया राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, राजश्री का अपहरण कर लिया और उसे बचाने के लिए गए प्रभाकर वर्धन की धोखे से हत्या करवा दी गई। और 1 साल के अंदर पूरा वर्धन वंश का इतिहास बदल गया। फिर हमें एक और शासक की जानकारी मिलती है यहाँ पर। कौन था? नहीं तो भास्कर वर्मन। हर्षवर्धन तो मुख्य अभिनेता है ना, मुख्य कैरेक्टर है, उसके बारे में तो बात ही कर रहे हैं। हमें और किसी की जानकारी मिलती है और वह कामरूप का शासक भास्कर वर्मन। और वो अपने दूत के माध्यम से संदेश भेजता है कि भावावेश में काम करने की जरूरत नहीं है, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, सेना के साथ में सहयोग करने के लिए तैयार है। और उन्होंने क्या किया? गौड़ वंशीय शासक शशांक को पराजित किया, हत्या कर दी। गौड़ वंशीय शासक हम शशांक को और बाद में भी पढ़ेंगे अच्छे से कि उसने किस तरीके से वो धर्मांध शासक था। बौद्ध गया के बोधि वृक्ष को उसने कटवा दिया था। बोध गया के बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। तो 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन, और कन्नौज का वो शासक था, क्या बोलते थे कन्नौज को? कान्यकुब्ज। प्राचीन नाम है क्या है कन्नौज का? कान्यकुब्ज। तो कान्यकुब्ज का वो शासक था और अभी कन्नौज बोलते हैं उसे। और पहले पुरुषपुर, पेशावर, इधर बहुत अधिक विजय उसकी रही है। लेकिन जब 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो वर्धन वंश भी पतन के कगार पर। और जब तक हर्षवर्धन था तो बंगाल पर उसका किसी भी तरीके से नियंत्रण, बंगाल के ऊपर नियंत्रण।
और जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, बंगाल पर जो है एक अराजकता की स्थिति बन गई और एक मत्स्य राज स्थापित हो गया। क्या होता है मत्स्य राज? भी बताया था, माइट इज राइट, बताया था एक दिन पहले। शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सत्य है, जिधर बम उधर हम। मतलब शक्ति के बल पर शासन कर रहे थे, वहां नियम कानून कुछ भी लागू नहीं था, जिसके मन में जो आए वो कर रहे थे। एक प्रकार की अराजकता की अव्यवस्था थी। जब चाहे तब कोई विद्रोह हो रहा है कि कोई शासक बन रहा है, फिर उसकी हत्या हो रही, दूसरा कोई बन रहा है, मतलब कोई स्थायित्व तो वहां पर था ही नहीं। सरकार नाम की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। इसे क्या बोलते हैं? मत्स्य न्याय। इसे क्या बोलते हैं? मत्स्य न्याय। कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, जो मजबूत होगा वो बना रहेगा, कमजोर लोग है वो शिकार होते जाएंगे। तो मत्स्य न्याय है। ये स्थिति बंगाल में थी। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? नहीं पता आपको? पता जी? सर इतनी क्लास नहीं लगाई, मैंने पढ़ाया ही नहीं, आज तो लगाई है ना, पर दिमाग लाए हैं अपने साथ में। तो भाई राजा महाराजा सरकारें कुछ उल्टे सीधे निर्णय लेती है, पतन होते जाता है। पिसाती कौन है? आम पब्लिक। कौन पिसाती है? आम पब्लिक। फिर पब्लिक की ओर से क्या होता है? आवाजें उठती है, आवाजें उठती है। तो यही हुआ वहां पर भी बंगाल में। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल। उसका नाम क्या था? गोपाल। तो आम सहमति से उसे बंगाल का शासक नियुक्त किया गया। किसको? गोपाल। और इसने पाल वंश की स्थापना। बात क्लियर हो गई कि कैसे गोपाल तक पहुंची पब्लिक, क्योंकि वहां पर एक अराजक स्थिति थी। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हमें मिल गया, पाल वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो पाल वंश की स्थापना, पाल वंश की स्थापना लगभग 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई। गोपाल द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? गोपाल के द्वारा। पाल वंश की स्थापना लगभग 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई। अब इनका शासन कहाँ था पहले हम देखें, किस एरिया में रहा होगा? बंगाल में, है ना। हम 1905 तक, 1905 तक काय के लिए प्रसिद्ध है? 1905 आप बता देना। बंगाल नहीं, गुड, बहुत शानदार। लेकिन पीछे वाले से पूछा था मैंने, लेकिन वो अभी जागे नहीं है। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। और तब क्या किया था? बंगाल एक विशाल प्रांत था, उसको दो भागों में बांट दिया था, एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम वाले प्रांत के हिसाब से। तो आज जो उस समय जब हम बंगाल की बात करेंगे, कब की बात कर रहे हैं हम? 750 ईस्वी में। तो तब का बंगाल मतलब आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, ये पूरा क्षेत्र वहां उसमें शामिल था। उड़ीसा का भी बहुत बड़ा भाग उसमें शामिल था। क्लियर हो गया? तो हम उस समय की बात करें तो क्षेत्र था इसका बंगाल बिहार। बंगाल बिहार, इनका अधिकार क्षेत्र में पाल वंश के शासक कहाँ शासन कर रहे थे? बंगाल बिहार। शुरुआती इनकी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध के आसपास के क्षेत्र में। और कितने वर्ष तक इन्होंने शासन किया? लगभग 400 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। लगभग 400 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। 400 वर्षों तक शासन किया है। अब ऐतिहासिक स्रोत देख लेते हैं। जानकारी के स्रोत क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हम इसमें पढ़ेंगे। ऐतिहासिक स्रोत
या अभिलेखीय साक्ष्य। पहले में अपन अभिलेखीय साक्ष्य पढ़ेंगे, स्रोत, और दूसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे अपन, साहित्यिक स्रोत। देखो हमारी वीडियो क्वालिटी कैसी भी हो सकती है, कंटेंट एकदम एक नंबर का मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो यह है लखीमपुर अभिलेख, पहले नंबर पे लखीमपुर अभिलेख। लखीमपुर अभिलेख किसी ने पढ़ा है क्या? लखीमपुर अभिलेख सुना तो होगा, नहीं सुना? सुना आपने लखीमपुर अभिलेख? सुना? अभी भी नहीं सुना? इतना ऊंचा सुनते हो यार। लखीमपुर अभिलेख, इससे ज्यादा बोल नहीं सकता मैं, मेरी आवाज वैसे भी थोड़ी उतनी ज्यादा जोर से नहीं निकलती। लखीमपुर अभिलेख ये धर्मपाल से संबंधित है और ये मालदा पश्चिम बंगाल के पास है, मालदा पश्चिम बंगाल। मालदा पश्चिम बंगाल में धर्मपाल। इसमें पढ़ेंगे अपन बाद में कि क्या जानकारी मिलती है, अभी तो यही लिख ले। फिर है देवपाल का मुंगेर अभिलेख, मुंगेर अभिलेख, मुंगेर अभिलेख, और ये है देवपाल, और ये पहला वाला किसका है? धर्मपाल, धर्मपाल और देवपाल। मुंगेर अभिलेख, मुंगेर के बारे में तो पढ़ा होगा आपने, प्रिया ने तो पढ़ा है, पढ़ा है ना? हाँ बताइए। याद नहीं है। याद नहीं है, आस्था जी आप बताएंगे? चलो मुंगेर होगा कहां पर? कहां पर होगा? बिहार में होगा। बहुत सही बोला आपने, बिहार में होगा। हम चलते हैं 1757, प्लासी का युद्ध, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1757 प्लासी का युद्ध, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर कौन? क्लाइव के बीच। और इसमें क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया और उसकी जगह किसको नवाब बनाया? उसके सेनापति मीर जाफर को बनाया। ठीक, मीर जाफर को बनाया 1757 में। फिर मीर जाफर क्या है? एक कठपुतली शासक, जितना खजाना था उसने सब लुटा दिया। अब अंग्रेजों को लगा कि अब हम क्या करें, इस ऐसे आदमी का भगाओ, इसको ऐसे ईमानदार व्यक्ति को लाओ जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करे और हमें देता है। ये तो जमा वो जो घड़े में पानी रखा है वही दिया इसने हमें, और इसके पास कोई जरिया है नहीं, तो उसको हटा दिया। और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम जो चालाक आदमी होता है वो हमेशा ही चालाक होता है, मेहनती भी था ये, और इसने फिर राजनीतिक सुदृढ़ता बना दी और इसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर लिया। कहाँ लेके चला गया था? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके चला गया था? मुंगेर। पहले मुर्शिदाबाद हुआ करती थी राजधानी, और वो कहाँ लेके चला गया था? मीर कासिम मुंगेर लेकर चला गया था। तो अब समझ में आए मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में। और ये मीर कासिम से संबंधित है, मीर कासिम की भी राजधानी कभी ये रह चुका है। तो मुंगेर अभिलेख किससे संबंधित है? ये देवपाल से। पाल, बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल से संबंधित है। फिर है मुजफ्फरपुर व बागगढ़ अभिलेख। मुजफ्फरपुर व बागगढ़ अभिलेख, यह महिपाल से संबंधित, महिपाल से संबंधित, महिपाल से संबंधित। और एक है देवघर लेख, लास्ट में लिखेंगे देवघर लेख, देवघर लेख, और इसका संबंध है नारायणपाल से।
देवघर लेक, ये बंगाल में है और इसका संबंध किससे है? नारायण पाल से। अब हम देखते हैं साहित्यिक अभिलेख। नारायण पाल साहित्यिक, तो देखो विदेशी स्रोत में इस समय 8वीं 9वीं शताब्दी के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो एक नाम आता है सुलेमान। किसका नाम आता है? सुलेमान। किसके बारे में लिखा है उसने? ज्यादा एक शब्द बड़ा अच्छे से पढ़ा और उसे याद रखने के लिए बोला था मैंने। हाँ बताइए। मिहिर भोज के बारे में जी, ऑनलाइन में बोलिए। मिहिर भोज के बारे में बोला था उसे, इस्लाम का शत्रु बोला है ना मिहिर भोज के बारे में, इसी ने बोला था इस्लाम का शत्रु बोला था इसे। तो मतलब ये है कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, सेन, ये जब परमार, ये जब शासन कर रहे थे तब विदेशी यात्रियों में अरब यात्री किसी का उल्लेख मिलता है तो वो है सुलेमान। सुलेमान का एक उल्लेख मिलता है। ठीक, ऐसा समझो अभी, फिर लिखेंगे। एक इसी समय एक विशेष उल्लेख मिलता है तिब्बती धर्मगुरु। नाम पता है आप लोगों को? तारानाथ। तिब्बती धर्मगुरु तारानाथ। तारानाथ ने भी उस समय के भारतीय राजाओं के बारे में विस्तृत वर्णन किया है, तो किसी का न किसी का उसके लेखों में उल्लेख मिलता ही है। तिब्बती गुरु तारानाथ। जैसे कश्मीर का इतिहास देखते हैं हम तो एक ही नाम आता है, कौन? राजतरंगिणी। कल्लन की राजतरंगिणी। कल्लन के बारे में नाम आता है कि कहीं पे भी कुछ देखना है, दित्ता के बारे में देखना है तो कल्लन की राजतरंगिणी को देखेंगे अपन। हर्ष के बारे में देखना है तो भी कल्लन की राजतरंगिणी। सम्राट अशोक तो भी उसकी राजतरंगिणी में उल्लेख मिलेगा कि वो शिव भक्त था। सम्राट अशोक प्रारंभ में शिव भक्त था, ये राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है। उसी तरीके से यदि हम गुजरात के बारे में जानना चाहते हैं तो एक कवि वहां का बड़ा प्रसिद्ध है, उसका नाम है सोडठल। क्या नाम है? सोडठल। सोडठल ने मतलब गुजरात का कवि था और उसने प्रारंभिक इतिहास से लेकर वो कथा कहानियों के माध्यम से उसने विस्तृत वर्णन किया है। तो साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे सोडठल की उदय सुंदरी कथा। सोडठल की उदय सुंदरी कथा। सोडठल की उदय सुंदरी कथा, ये बुक है उदय सुंदरी कथा। इसमें धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा गया है। उत्तरापथ स्वामी कहा गया है। तो एक तो पाल वंश का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है सोडठल। पूनम जी बताइए कौन था सोडठल? इतना सा आ गया 3 नंबर में क्वेश्चन सोडठल, तो क्या लिखोगे? गुजरात का प्रसिद्ध कवि, हाँ, जिसने उदय सुंदरी कथा लिखी के माध्यम से पाल शासक धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है। ठीक, क्लियर एकदम। अब हम लिखेंगे दूसरा नाम हमारे सामने आता है वो है संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी, ये भी महत्वपूर्ण नाम है ये संध्याकर नंदी। ये भी पाल वंश के शासकों के समय में ही रहता था। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? रामपाल चरित। गुड, बहुत ही शानदार। रामपाल चरित। तो कौन है ये राम? सर पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल जी, अंतिम शासक तो नहीं हो सकता है। पाल पाल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हो सकता है, अंतिम शासक नहीं। अंतिम शासक के बारे में कौन लिखता है? वे जिसने अपने वंश का ही विनाश कर दिया हो तो आप उसके बारे में कौन लिखेगा, है ना? तो पाल वंश का ये शासक था रामपाल, लेकिन संध्याकर नंदी उसके दरबार में नहीं रहता था। ये तो
उसके पूर्वज मदनपाल और नीचे के शासक थे, उनके दरबार में रहता था। लेकिन उसने बोला कि भाई अरे आप लोग क्या हो, राजा तो वो था, कौन, रामपाल। तो इन्होंने वो उनके बारे में, उनके जो पूर्वज है उनके बारे में कथा लिखी है। तो ये रामपाल चरित या रामचरित, दोनों में से कुछ भी नाम मिल सकता है। और ये किसने लिखा है, संध्याकर नंदी। एक बताया था मैंने, तारानाथ तिब्बती धर्मगुरु या तिब्बती लेखक बोलेंगे, धर्मगुरु नहीं, तिब्बती लेखक, तारानाथ के लेख, ये लिखता था कि धर्मपाल उस समय का सबसे महान शासक था। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हुआ 200 वर्षों तक चला। प्रारंभिक सफलता राष्ट्रकूटों को मिली, अंतिम सफलता गुज्जर प्रतिहारों को मिली। लेकिन ये जैसे ये सोडठल है, तिब्बती लेखक तारानाथ है, या फिर जो अरब यात्री सुलेमान है, ये बोलते हैं कि ये सिर्फ 1 साल चला था और इसमें पाल वंश की विजय हुई। जब भी इनका नाम पूछे तो इनके अनुसार किसकी विजय हुई थी, पाल वंश की विजय हुई थी। तो अरब यात्री सुलेमान के लेख, अरब यात्री सुलेमान के लेख। अब ये अरब यात्री सुलेमान, ये समकालीन, ये पाल वंश के शासकों के बारे में तो बड़ा अच्छा लिखता था, बड़े वीर थे, प्रतापी थे, संपूर्ण उत्तर भारत पे इन्होंने अधिकार कर लिया था। लेकिन इसी का समकालीन शासक गुज्जर प्रतिहार वंश का मीर भोज था। मीर भोज, उसको क्या बोलता है, वो इस्लाम का शत्रु बोलता है। क्लियर हो गया। तो ये पढ़े अपन ने अभिलेखीय स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। अब हम इनका राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे हम गोपाल से। हम बात करेंगे गोपाल। कब शासक बनाया था इसे पब्लिक ने, 750 ईस्वी और 770 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। संस्थापक व स्वतंत्र शासक धर्मपाल के खलीमपुर लेख में इसकी जानकारी मिलती है। प्रारंभ में ये बोगरा जिले में साधारण क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। बोगरा जिला अब बांग्लादेश में है, नहीं तो ढूंढने चल जाओगे। बौद्ध धर्म के अनुयायी, पाल शासकों में मैंने कल भी बताया था कि सभी पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, ओदंतपुरी। देखो बिहार में कुमारगुप्त द्वारा एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापना की थी इसके, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और गेट जो था ना, बहुत, नालंदा विश्वविद्यालय को अपन कभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन गेट पर ही एक परीक्षा ली जाती थी। क्या बात है, अपने को भी ऐसे ही करना चाहिए था। तो कचरा आता ही नहीं अपने पास में कि जिनकी आशा में हमें सुबह उठ के आना पड़ता है। पढ़ने वाले बच्चे ही अंदर आते हैं, नहीं तो आ ही नहीं पाते, नहीं तो आते हैं कोई 15 दिन में, कोई महीना भर में, चलो देख लेते हैं सर की तबीयत खराब तो नहीं हुई करके।
तो नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ गेट पर ही परीक्षा ली जाती थी, है? और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, वहाँ सीटें लिमिटेड थी, उतने बच्चों को पढ़ा सकते थे। तो इन्होंने सोचा कि वैसे भी बौद्ध धर्म में क्या है, शिक्षा के ऊपर शुरुआत से ही विशेष महत्व दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, एक अलग विश्वविद्यालय बना दिया नालंदा विश्वविद्यालय के पास में, ताकि वहां से जो बच्चे जिनका प्रवेश न हो सके तो उनको भी किसी न किसी माध्यम से शिक्षा दी जाए। क्लियर हो गया है? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पाल वंशीय शासक गोपाल ने। कहां पर है ये? बिहार में। बिहार में। किसके पास है? नालंदा विश्वविद्यालय के पास में। ठीक, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, और हम ज्यादा पढ़ेंगे भी नहीं, उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे काम का है। धर्मपाल, हमें कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं जाना है उनके पास में, जो हमारे एग्जाम से संबंधित है उतना ही हमें पढ़ना है। धर्मपाल, और इनका शासनकाल है 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक। धर्मपाल, बड़ा नाम, आप लोगों ने पढ़ा भी है इनको, धर्मपाल के बारे में। धनेश्वरी मैडम बताइए, धर्मपाल युद्ध में भाग लिया था, है? कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, इसमें पहला पाल शासक जिसने भाग लिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। परमेश्वर, परमेश्वर महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि धारण की। कौन कौन सी? परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज। साहित्यिक स्त्रोतों में उसे परम सौगात कहा गया। परम सौगात कहा गया। परम सौगात मतलब राजा तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे राजा तो बड़ी किस्मत से मिलते हैं। परम सौगात, तो उस समय के जो साहित्यकार थे वो इसे क्या बोलते थे? परम सौगात। परम सौगात कहा गया। इनके दरबार में बौद्ध विद्वान हरिभद्र सूरी रहते थे। हरिभद्र सूरी रहते थे। बौद्ध विद्वान, क्या नाम बताया? हरिभद्र सूरी। गुजराती कवि सोडठल, पढ़ लिया ये लाइन तो पढ़ ली। कौन सी? उदय सुंदरी कथा। गुजराती कवि सोडठल ने उदय सुंदरी कथा महाकाव्य में उसे उत्तरापथ स्वामी कहा है। उत्तरापथ स्वामी कहा है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष कितनी बार पढ़ेंगे अपन? अब तो याद ही हो गया होगा, लेकिन ये कब से शुरू हुआ है? लगभग 780 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले अब कन्नौज को लेकर प्रारंभ हुआ है। कन्नौज, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई है, कन्नौज खाली है वहां पे, तो उस पर अधिकार करना चाह रहे हैं। और पहले सबसे पहले वत्सराज ने हिस्सा लिया, धर्मपाल ने हिस्सा लिया, दोनों का युद्ध हुआ, उसमें धर्मपाल पराजित हुआ। फिर बीच में राष्ट्रकूटों ने हस्तक्षेप किया, राष्ट्रकूट आए और राष्ट्रकूटों ने वत्सराज को पराजित किया। तो प्रारंभिक विजय किसकी मानी गई? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट शासक कौन? ध्रुव या धारावर्ष।
धर्मपाल ने सोचा कि ये तो हमारे नजदीक है तो हमारा होना चाहिए, राष्ट्रकूट तो बहुत दूर से है दक्षिण में, ये जहां ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, चल जाएंगे। तो वहां पर राष्ट्रकूटों ने चक्रा युद्ध को वहां का शासक नियुक्त किया था। कन्नौज का जो पदाधिकारी नियुक्त किया था वो किसको? चक्रा युद्ध को। और धर्मपाल ने इसका फायदा उठाया और चक्रा युद्ध को अपदस्थ करके वहां कब्जा करने की कोशिश की। राष्ट्रकूट गुर्रा है फिर उनके ऊपर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन्होंने धर्मपाल ने थोड़ी सी चालाकी कर ली। क्या किया? एक समझौता कर लिया और जो धारावर्ष या ध्रुव है उसकी पुत्री से विवाह कर लिया ताकि एक शत्रु हमारा कम हो जाए। क्लियर हो गई? यहाँ पर लिखेंगे, यहां लिखेंगे धर्मपाल ने कन्नौज के राजा चक्रा युद्ध को पराजित किया। चक्रा युद्ध को पराजित किया। वह राष्ट्रकूट शासक धारावर्ष की पुत्री से विवाह किया जिससे देवपाल का जन्म हुआ। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब हम बात करेंगे, ये भी बौद्ध धर्म अनुयायी और 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने। कोई बता सकता है कि कौन सा? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में जी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ही बढ़िया, और दूसरा एक और किया था सोमपुरी विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और यह सोमपुरी विश्वविद्यालय। विक्रमशिला कहां पर है? वर्तमान में यदि देखें तो भागलपुर जिला। कहां पर? बिहार। और ये जो सोमपुरी विश्वविद्यालय है यह वर्तमान में, हमने तो नाम नहीं सुना ना अभी नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पर नहीं सुन रहे हैं क्योंकि हमारे देश में ही नहीं है। बांग्लादेश में होगा, है ना? पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं क्योंकि बंगाल के शासक तो उधर ही जाएंगे, इधर तो जाएंगे नहीं, है ना? तो ये कहां पर? बांग्लादेश वर्तमान में कहां पर है? बांग्लादेश में। अभी हम सोचते हैं ना, बार बार विचार आता है कि सबसे अधिक IAS वगैरह बिहार के क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर शिक्षा का जन्म बहुत पहले से हुआ है। जितने भी इंजीनियर वगैरह होते हैं वो दक्षिण भारत के क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर तकनीकी शिक्षा आज भी पहले भी दी जाती थी और आज भी वहां पर 1% जो होता है, हमारे यदि विकास को 100% मान ले तो 1% वो सिर्फ तकदीर पे छोड़ते हैं, किस्मत पे छोड़ते हैं, भाग्य पर छोड़ते हैं, और 99% जो है वो काय के ऊपर? मेहनत के ऊपर। और यदि हम 99% किस्मत को के ऊपर छोड़ दें और 1% मेहनत के ऊपर, तो फिर हम इंजीनियर बन सकते हैं क्या? तकनीकी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में और सोमपुरी विश्वविद्यालय बांग्लादेश में। अब देखो, अब
इसकी उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। तो 1985 में, ये इसकी बात कर रहे हैं, सोमपुरी विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं मैं। 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें जो वर्तमान में भागलपुर में है, जब ये धर्मपाल वहां पर शासन करते थे तो यहाँ पे बहुत बड़े बौद्ध विद्वान रहते थे। इस विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, ये विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। जबकि ये जो है एक नाम लिखवाया होगा मैंने, क्या नाम लिखवाया? हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी ये नाम लिखवाया ना, ये उसके दरबार में रहते थे। और जो अभी मैं नाम लिखवा रहा हूं ये कहां पर? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। और उसका नाम है दीपांकर। दीपांकर, अतिश दीपांकर, अतिश दीपांकर, अतिश दीपांकर। बहुत बड़े विद्वान, विश्व प्रसिद्ध विद्वान उस समय के, अतिश दीपांकर। ये कहां पर आचार्य थे? विक्रम विश्वविद्यालय। जैसे चाणक्य को अपन देखते हैं, ये कहां पर थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और ये कहां पर? अतिश दीपांकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। सर, हाँ, ये जो विश्वविद्यालयों की ये लोग स्थापना कर रहे थे, बौद्ध मठ के रूप में हो रही थी। बिल्कुल, बौद्ध मठ के रूप में ही था। बौद्ध मठ के रूप में ही था, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्म का, जाति का ऐसा कोई पढ़ने को लेकर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन शिक्षा वहां पर उस आधार पे दी जाती थी। अब हम बात करेंगे इनके समय में ठीक है, इतना ही ठीक है। ठीक, अब हम बात करेंगे देवपाल की। देवपाल, देवपाल, और इनका शासनकाल है देवपाल 810 से 850, 810 से 850 ईस्वी तक। अभी हम धर्मपाल को पढ़ रहे थे। भारत का मैप देखते हैं हम, उधर है। तो पूर्व से लेकर एकदम पश्चिम तक पहुंच गए थे, गुजरात तक धर्मपाल ने पहुंचा दिया था। लेकिन सबसे विस्तृत साम्राज्य यदि कोई कभी रहा है पाल वंश का, तो देवपाल के समय में। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक देवपाल। राजधानी परिवर्तन किया इसने। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। परम सौगात की उपाधि धारण की। परम सौगात की उपाधि धारण की। परम सौगात की उपाधि धारण की। वज्रदत्त, वज्रदत्त नामक बौद्ध भिक्षु दरबार में, ये देखो सही जोड़ी में इसमें उसमें पूछ सकते हैं। धर्मपाल के समय में उनके दरबार में कौन? हरिभद्र सूरी। और देवपाल के समय में कौन? वज्रदत्त। और इनकी रचना है, वज्रदत्त की रचना भी लिखेंगे लोकेश्वर शतक। लोकेश्वर शतक, लोकेश्वर शतक। मंत्री जो था इसका, मंत्री था लवसेन। मंत्री का नाम क्या था? लवसेन। इवने जी, ये शासक किस धर्म के अनुयायी थे?
बौद्ध धर्म के। लेकिन ये जो लवसेन था ये ब्राह्मण था, वैदिक धर्म मानिए ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मंत्री बनाया। लवसेन ने उत्कल जाति को समूल नष्ट कर दिया था। उत्कल जाति को समूल नष्ट कर दिया था। अब यह क्वेश्चन भी है, ये उत्कल क्या है? उत्कल क्या है? पीछे वाले बताएं जरा, दोनों भाई में से कोई बता दो। उत्कल नहीं पता ना आपको? आस्था नहीं पता आपको? ज्योग्राफी पढ़ा है? ज्योग्राफी पढ़ा है? पूर्वी तट को अपन कौन कौन से भागों में बांटते हैं? तीन कौन कौन से? उत्कल है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, उसी को बोलते हैं। है ना? मतलब सर आस्था वो नहीं, उड़ीसा वाला। गुड। उत्कल प्रदेश मतलब उड़ीसा। प्रारंभ में उत्कल मतलब उड़ीसा के समुद्र तट को क्या कहते थे? उत्कल। कलिंग प्रदेश भी बोला जाता था इसको, और उत्कल क्षेत्र भी कहते थे। और उत्कल क्यों कहते थे? कि उत्कल जाति के लोग रहते थे वहां पे, और उत्कल भी ब्राह्मण थे। लेकिन फिर भी लवसेन ने उन्हें समूल नष्ट कर दिया था, ताकि वो किसी भी प्रकार का संगठन वगैरह न बना सके। देवपाल ने मिहिर भोज को पराजित किया। मिहिर भोज को पराजित किया। मिहिर भोज को पराजित किया। बौद्ध धर्म को भारत से बाहर, ये क्वेश्चन बना था और हम समझ ही नहीं पाए थे। अब कैसे बना था बता रहा हूं। भारत से बाहर श्रीलंका, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में प्रचार प्रसार करवाए। क्वेश्चन बना था, पूर्व मध्यकालीन शासक जिसने बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार किया, ऐसा क्वेश्चन था। और क्या लिखा होगा उत्तर? सर अशोक लगाया होगा। सम्राट अशोक। कितने समझदार हैं आप, मेरे दिमाग को भी पढ़ लेते हैं आप। हाँ? जरूरी है मैंने अशोक ही लगाया होगा? कनिष्क भी लगा सकता हूँ, उसने भी तो चाइना में इधर उधर दूध भेजे थे ना, वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, महायान बौद्ध का था। हर्षवर्धन भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसने भी बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार में सहयोग किया था। भले उतना ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि वो शिलादित्य था, शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन फिर भी उसने, जैसे फायान आए, हर्ष वैनसॉन्ग उसके शासनकाल में आया था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसने समर्थन किया होगा तभी तो आया, नहीं तो सीमा के बाहर ही उसको भगा देते, नहीं भगा है। तो ये था उसका उत्तर। क्या था? द्वीप। उसने जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, बैंकॉक, थाईलैंड, आज भी इन देशों का राष्ट्रीय धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है। भारत में एकमात्र धर्म जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित हुआ है और वो है बौद्ध धर्म। तो क्या नाम बताया मैंने? देवपाल। शैलेंद्र वंशी राजा, शैलेंद्र वंश, ये अगली लाइन में लिखना है। शैलेंद्र वंशी राजा, ब्रैकेट में लिखेंगे जावा थे। कहने पर नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की। बौद्ध विहार की स्थापना की। बौद्ध विहार की स्थापना की।
इसके बाद में हमें बहुत सारे शासक मिलेंगे जिनका शासनकाल बहुत ही कम रहा है, बहुत ही कम। देवपाल के बाद में जैसे महेंद्रपाल, लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं। महेंद्रपाल, इसका शासनकाल 850 से 854 ईस्वी तक, महेंद्रपाल। इसके बाद में है विग्रहपाल, 854 से 855, एक ही साल तक। इसके बाद में नारायणपाल, नारायणपाल 855 से 908 तक, लंबा शासनकाल, लेकिन कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं। फिर है राज्यपाल 908, फिर राज्यपाल 908 से 940, से 940। फिर गोपाल द्वितीय, गोपाल द्वितीय 940 से 960। विग्रहपाल द्वितीय 960 से 988, 960 से 988। अब इन शासकों ने शासन तो किया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं। तो इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक, और जिसका नाम है महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। नारायणपाल में एक लाइन लिखेंगे, यदि लिखा है तो, उसने शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण किया था। नारायणपाल ने शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक समय में ऐसा लगा था कि पाल वंश लगभग समाप्त हो चुका है, अब दूसरा वंश कोई आएगा वो शासन करेगा। लेकिन एक बड़ा शासक, और नाम है उसका महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। और इसका शासनकाल 988 से 1038 तक, 988 से 1038 तक महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। पाल वंश का दूसरा संस्थापक, यहां क्वेश्चन उलझ जाता है कभी कभी, दूसरा शब्द दिखता ही नहीं है और ऑप्शन पहले नंबर पे गोपाल दिया रहता है, फिर उलझ जाते हैं, दूसरे शब्द पे ध्यान ही नहीं देते। तो वास्तविक संस्थापक नहीं बोला है इसने, वास्तविक संस्थापक तो धर्मपाल आएगा। दूसरे संस्थापक की बात कर रहे हैं जिसने अपने साम्राज्य को फिर से पुनर्जीवित किया, फिर से खड़ा किया, तो वो कौन है? क्या नाम बताया? क्या? महिपाल प्रथम। जोर से बोला करो, मुझे कम सुनाई भी आता है। महिपाल प्रथम, और शासनकाल 988 से 1038 ईस्वी तक, दूसरा संस्थापक इसे माना जाता है। महिपाल ने बौद्ध भिक्षु आतिश के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचार संघ भेजा। तिब्बत में एक धर्म प्रचार संघ भेजा। आतिश
अतिश, अतिश, ठीक। दाय भाग पढ़ा ना अपन ने एक बार, दाय भाग क्या है ये? बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन उत्तराधिकार नियम से संबंधित ग्रंथ है ये, उत्तराधिकार। और कौन है इसका लेखक? जीमूतवाहन, जीमूतवाहन। तो पहले से पढ़ के रखा है, लेकिन अब जरूरत है यहाँ पर। किसके दरबार में रहता था? महिपाल प्रथम के, ठीक है। लिखेंगे इस हिंदू काव्य में दाय भाग का जन्मदाता जीमूतवाहन को पाल शासक महिपाल का संरक्षण प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था। संरक्षण प्राप्त था। महिपाल द्वारा सारनाथ, नालंदा व काशी बौद्ध विहारों का पुनर्निर्माण किया। बौद्ध भिक्षु धर्मपाल इनके दरबार में रहते थे। क्लियर एकदम? महिपाल। और एक और घटना लिख लेंगे। महिपाल प्रथम के शासनकाल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया। वह महिपाल प्रथम को पराजित किया। अब हम बात करेंगे और छोटे छोटे शासक। विक्रमपाल 1055 से 1070, कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं। शूरपाल 1074 से 1077। रामपाल, इसके बारे में लिख लो। रामपाल 1077 से 1120, लंबा शासनकाल इनका, 1077 से 1120। इसके बाद में कुमारपाल 1120 से 1140। उसके बाद मदनपाल 1140 से 1162। मदनपाल के दरबार में साहित्यकार संध्याकर नंदी थे और इन्होंने
रामपाल चरित की रचना की थी। किसके दरबार में थे ये? मदन पाल के दरबार में थे। किस शासक के बारे में लिखा? रामपाल के बारे में, जिसने 1077 से 1120 ईस्वी तक शासन किया था। अंतिम जो शासक है वो है गोविंद पाल। जिन्होंने 1162 से 1174 ईस्वी तक शासन किया। 1162 से 1174 ईस्वी तक शासन किया। नौपाल का नाम हमने कहीं लिखा है क्या? नौपाल कब से कब तक का शासन काल है इनका? नहीं लिखा। नारायण पाल। देखो कहीं सन छूटा होगा हमारा। नौपाल का शासन काल है 1038 से 1038। देवपाल का शासन काल कब से कब तक? महिपाल का शासन काल बताएं मुझे। महिपाल 988 से 1038। यहाँ पर नौपाल के बारे में 2-3 लाइन कहीं पे भी लिख लो। नौपाल, ये छूट गया था हमारा। इनका शासन काल है 1038 से 1055। नौपाल 1038 से 1055। अब इसी बीच में हम कहीं मालवा का इतिहास देखते तो यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? राजा भोज। और वही मालवा के नीचे यदि हम देखें तो कौन शासन कर रहा था? कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण शासन कर रहा था। तो ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्मीकर्ण ने इसके ऊपर आक्रमण किया था। लक्ष्मीकर्ण ने आक्रमण किया था। लक्ष्मीकर्ण ने आक्रमण किया नौपाल के ऊपर, या सीधा बोलेंगे पाल शासक नौपाल पर लक्ष्मीकर्ण ने आक्रमण किया। बौद्ध धर्मगुरु दीपांकर द्वारा, ये कहां पर थे दीपांकर? मैंने पहले ही बता दिया। यस सर। कहां पर? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में थे। ये आचार्य थे, इनका राज्य से कोई संबंध नहीं था। तो दीपांकर द्वारा समझौता कराया गया और नौपाल के पुत्र विग्रहपाल तृतीय का लक्ष्मीकर्ण की पुत्री यौवनश्री से, हाँ देखो मैं यहां समझा देता हूं। ये नौपाल शासन कब से कब तक? 1038 से 1055 ईस्वी तक है। और इस पर नौपाल पर आक्रमण किसने किया? लक्ष्मीकर्ण ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। समझौता किसने करवाया? आचार्य दीपांकर और इसका पुत्र विग्रहपाल तृतीय और लक्ष्मीकर्ण की पुत्री यौवनश्री, और इन दोनों को क्या कर दिया? विवाह कर दिया। तो नौपाल के पुत्र विग्रहपाल तृतीय और लक्ष्मीकर्ण की पुत्री यौवनश्री का विवाह करवा दिया और एक तरीके से समझौता हो गया था। कुछ 2-3 बातें लिखेंगे हम इसमें। अरब यात्री सुलेमान ने
पाल शासकों के शक्तिशाली होने के प्रमाण दिए हैं और पाल साम्राज्य को एक शब्द इस्तेमाल किया है, रोहमा। ऐसे शब्द क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। रोहमा कहाँ है? रोहमा कहाँ है? बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म की, कोई ऐसा लग रहा है कि बाइक से चलते चलते मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, तो अटेंड करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने मोबाइल को अनम्यूट रखने में बुराई है, उसे म्यूट कर लेना चाहिए। तो निवेदन भी समझ सकते हैं इसे। क्या लिखा आपने? पाल शासक बौद्ध धर्म लिखा क्या आपने? बौद्ध धर्म की किस शाखा के? बौद्ध धर्म की, जैसे देखो महायान नहीं, दो हीनयान, दोनों नहीं थे। तांत्रिक शाखा, वज्रयान जिसे कहते हैं, तांत्रिक शाखा के अनुयायी थे ये। किस शाखा के? बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा के अनुयायी थे। एक और लाइन लिखेंगे। पाल शासकों द्वारा बड़ी संख्या में हाथी पाल रखे थे। बड़ी संख्या में हाथी पाल रखे थे। इनके समय में दीपंकर जो थे, ये तिब्बत की यात्रा पर गए थे और तिब्बत से भी एक भारत में आए थे। तो इस लाइन को भी चाहे तो लिख सकते हैं। पाल शासकों ने बौद्ध विद्वान दीपंकर को, आतिश दीपंकर को तिब्बत की यात्रा पर भेजा था तथा धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था। तिब्बत से भारत आया था। तिब्बत से भारत आया था। फिर से एक बार इसे पढ़ लेंगे हम और उसके बाद शुरू करना है हमें सेन वंश। सेन वंश। तो हम पाल वंश की बात कर रहे थे और पाल वंश के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा कि कन्नौज बंगाल में एक प्रकार की अव्यवस्था थी, तो इसलिए पब्लिक ने जो है भोपाल को अपना शासक चुन लिया लगभग 750 ईस्वी में, और उसने 770 ईस्वी तक वहां पर शासन किया। एक महत्वपूर्ण काम उनका उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर दूसरा महत्वपूर्ण शासक कौन सा पड़ा अपन? धर्मपाल। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया इसने, और इसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष की पुत्री से विवाह किया इसने। राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष की पुत्री से विवाह किया। 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की, सॉरी इसने नहीं की, एक ही थी। कौन सी? दो की थी ना। धर्मपाल ने 2, एक विक्रमशिला और दूसरा सोमपुरी विश्वविद्यालय। सोमपुरी विश्वविद्यालय जो बांग्लादेश में, और यूनेस्को ने 1985 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बाद में बड़े बौद्ध विद्वान आतिश दीपंकर उससे संबंधित थे, ये हमने पढ़ लिया। कवि, गुजराती कवि सोडठल ने इसे क्या बोला गया है? उत्तरापथ
स्वामी बोला गया है। और इनकी एक उपाधि थी या जो लेख है उस समय के, उसमें इन्हें परम सौगात के नाम से जाना गया है। उसकी राज्यसभा में एक बौद्ध विद्वान हरिभद्र रहते थे, हरिभद्र रहते थे। फिर धर्मपाल के बाद में जो शासक बने वो है देवपाल। 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक साम्राज्यवादी शासक, अरब यात्री सुलेमान ने इसके बारे में विस्तृत उल्लेख किया है। साथ ही शैलेंद्र वंशी शासक का भी उल्लेख है। कहाँ के थे ये? जावा के थे। उसका नाम नहीं लिखा होगा आपने। लिखा है शैलेंद्र, नहीं लिखा ना। शैलेंद्र वंश है ये। कहाँ के थे? जावा के थे। और शासक का नाम है बालपुत्र देव। लिख लो कहीं यदि जगह हो तो, बालपुत्र देव, बालपुत्र देव। बौद्ध विहार क्या किया था इन्होंने? बौद्ध विहार की स्थापना की थी। कहाँ पर? नालंदा में। नालंदा में। और 5 गांव की जो राशि है वो उसे दान में दिया था, कोई उतना जरूरी नहीं है। फिर महिपाल प्रथम के बारे में पढ़ा अपन ने। महिपाल प्रथम को क्या बोला गया है? 988 से 1038 तक इनका शासन है। और दूसरा संस्थापक इसे कहा गया है। इनके दरबार में बौद्ध भिक्षु आतिश धर्मपाल दाय भाग का जन्मदाता जिमुत वाहन इससे संबंधित था। और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे मदनपाल के समय में एक महत्वपूर्ण लेखक संध्याकर नंदी इनके साम्राज्य में रहता था, जिसने रामपाल चरित की रचना की है। जो पाल शासक थे क्या पालने का शौक रखते थे? हाथी पालने का शौक रखते थे। तो अब इसी के साथ में हम पढ़ेंगे बंगाल का ही एक वंश, सेन वंश। हाँ एक क्वेश्चन था। हाँ इसमें सर आपने जो वो आशिक वो एक आताल के बारे में बताया था। हाँ। आतिश दीपांकर। हाँ, आतिश दीपांकर सर वो समथिंग 200 साल तक के जिए क्या? नहीं सर उनका उल्लेख अपने को 150 साल बाद भी तो मिल रहा है। नहीं, हमने पहले बोला कि वहां जो धर्मपाल के समय में पढ़ा था उसमें धर्मपाल के शासनकाल में नहीं था। हमने क्या बोला? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से इसका संबंध है, ना कि धर्मपाल से। अच्छा। उसका संबंध बाद में है। बाद के जो शासक हैं उनके संबंध में है। जब अंतिम शासक अपन ने नौपाल पढ़ा, नौपाल उसके समय का है वो। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित था, न कि धर्मपाल से संबंधित। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। और बाद में उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध आचार्य आतिश दीपांकर वहां आचार्य थे। ये बात की थी। अब हम पढ़ेंगे सेन वंश, सेन राजवंश। कहाँ के शासक थे ये सेन? बंगाल के शासक, बंगाल के शासक, बंगाल के शासक। ब्राह्मण शासक है। राजधानी क्या थी इनकी? राजधानी नदिया मिलेगा। और 2-3 राजधानी इसकी बदलेगी, लेकिन फाइनली राजधानी कौन सी थी इसकी? नदिया। स्थापना नाम मिलता है कि किसी ने पढ़ा है? सामंत सेन। किसके अवशेषों पर? पाल वंश के अवशेषों पर। पाल वंश समाप्त हो गया तो उसके स्थान पर सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। और कुल मिला के ये पालों के सामंत थे, पालों के सामंत थे। और स्थापना किसने? सामंत सिंह। और जैसे ये साम्राज्य कमजोर हुआ था पाल वंश का, अपन ने देखा कि 1120-1130 ईस्वी में तो ये समाप्त हो गया 1120 में। लेकिन इससे पहले ही कमजोर हो गया था। महिपाल का शासन हम देखते हैं 1038 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। और धीरे धीरे पाल वंश क्या होते चला गया? कमजोर होते चला गया।
अब इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो मुंगेर तरफ लेके गए थे। पाटलिपुत्र पहले राजधानी, फिर मुंगेर इनकी राजधानी थी, किसकी? पालों की। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे क्षेत्र में जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था, नदिया जिला जो है, वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर। सामंत से उसके बाद विजय सिंह, महत्वपूर्ण शासक विजय सिंह, ये वास्तविक संस्थापक इसे बोलेंगे। और इनका शासनकाल है 1095 से 1058। 1058। अब यदि यहां एक सरल सा क्वेश्चन बन जाए, हाँ सॉरी 1158। अब यहां सरल सा क्वेश्चन बन जाए, निम्नलिखित में से किन शासकों का शासनकाल सबसे लंबा था? एक में दे दिया जाएगा विजय सिंह, दूसरे में दे दिया जाएगा सम्राट अशोक, तीसरे में दे दिया जाएगा अकबर, और चौथे में दे दिया जाएगा औरंगजेब। तो अकबर ने 50 साल शासन किया, औरंगजेब ने भी 50 साल शासन किया, सम्राट अशोक ने भी लगभग 50 साल शासन किया। तो वही जोड़ घटाना करते रह जाएंगे और बाजी कोई। अब देखो यहाँ पे कितना, 5 और 8, लगभग 63 वर्ष तक इसने शासन किया। कितना लंबा शासन काल रहा है इसका। भले ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक न हो, लेकिन शासनकाल तो लंबा रहा है। ठीक है। इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण व शक्तिशाली शासक, जानकारी मिलती है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसका जानकारी का स्रोत इब्ने जी। फिर भी वो जो बाहर जंतु खड़ा है उससे पूछ लो जरा, देवपाड़ा प्रशस्ति लेख का संबंध किससे है? नहीं है सर, कहाँ चला गया? नीचे भाग गए क्या? देवपाड़ा, देवपाड़ा प्रशस्ति, देवपाड़ा प्रशस्ति लिख। जानकारी इनके विषय में, बंगाल के सेन वंश के विषय में काय से मिलती है? देवपाड़ा प्रशस्ति से। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवपाड़ा प्रशस्ति में, देवपाड़ा प्रशस्ति किसकी है? ये कवि धोई, कवि धोई। अब ये उत्तर हमारा कंप्लीट हो गया। कवि धोई की देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में विजय सेन की विजयों का उल्लेख मिलता है। यदि सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आ जाएगा, देवपाड़ा प्रशस्ति, प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब ये होता है कि उसकी विजयों का वर्णन है, लिखा हुआ है किसी कागज पर। किसने लिखा है? ये धोई ने। और किसकी विजयों का? विजय सेन। विजय सेन मतलब बंगाल के सेन शासक विजय सेन की विजयों का उल्लेख है। इसमें लिखा गया है कि उसने नेपाल एवं मिथिला को पराजित किया। नेपाल एवं मिथिला को पराजित किया। वह शैव मतानुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। जब भी बौद्ध धर्म वाले शासक हुए हैं, चाहे सम्राट अशोक की बात करें, तो उसके बाद में पुष्यमित्र, शुंग, मतलब एक प्रतिक्रिया स्वरूप इन शासकों का उदय होता था। तो पाल वंश के बाद में सामंत सिंह, और उन्होंने वही किया जब बौद्ध विहार वगैरह है उसके विरोध में काम करना इन्होंने शुरू किया। कहा जाता है कि विजय सेन ने विजयपुरी तथा विक्रमपुर की स्थापना की। विजयपुरी तथा विक्रमपुर की स्थापना की। अब दूसरा महत्वपूर्ण शासन है वल्लाल सेन। वल्लाल सेन, वल्लाल सेन 1158 से 1178।
चूंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी है इसलिए इन शासकों के बारे में उतना जानते नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल बिहार के पीसीएस में देखो इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान, एक एक किताब इन शासकों के ऊपर लिखी गई है, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इन शासकों का। बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। अब हम वही फिर से वापस पहुंचेंगे सम्राट अशोक के पास में। सम्राट अशोक तो यहां धर्मपाल, यहां कौन? धर्मपाल। उधर पुष्यमित्र शुंग, तो इधर कौन? ये सामंत सेन, वल्लाल सेन जैसे शासक। उन्होंने क्या लाया था वहां पे? अहिंसा नहीं थी। हमने क्या पढ़ा? पुष्यमित्र शुंग के समय में वर्ण व्यवस्था का जनक काय में है? काय में लिखा हुआ है? एक कोई ग्रंथ है? प्रशस्ति नहीं, क्या बोलते हैं उसे? मनुस्मृति में यही व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के बारे में, चारों वर्णों का उल्लेख और कठोरता से उसे लागू किया गया। उस समय वैदिक सभ्यता को फिर से लाया गया। तो ऐसे यहां पर इन्होंने फिर से, अभी बौद्ध धर्म हावी हो गया था और अब इन्होंने फिर से वही वाली कौन सी? कुलीन प्रथा को लेकर आए और कुलीन प्रथा में वही वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू किया उन्होंने, और वही ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, 4 वर्णों की बात की। लेकिन कुलीन प्रथा में थोड़ा सा अंतर मुझे देखने को मिलता है कुलीन प्रथा में। अब इसका साहित्यिक स्रोत मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मैंने YouTube पर इधर उधर सर्च करके देखा तो इसमें यह बोला गया है कि इसमें 3 वर्णों को इन्होंने कुलीन माना है। 3 कौन कौन से? ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं है इसमें। यही होता तो मैं कहाँ को पढ़ाता इतना, फिर बोल देता 3 और 1। 3 कौन कौन से? ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ। ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ, इनको कुलीन माना है, जबकि क्षत्रिय और शूद्र को कुलीन में शामिल नहीं किया है। क्षत्रिय और शूद्र को कुलीन में शामिल नहीं किया है। क्लियर हो गया? कायस्थ क्या होता है? वही वो उसी से संबंधित है। जो तीसरे नंबर का वर्ड कौन सा पढ़ते हैं अपन? वैश्य से संबंधित है, उसी से संबंधित है। वल्लाल सेन ने कुलीनवाद के नाम से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सोचने लायक क्वेश्चन है। वल्लाल सेन ने कुलीनवाद के नाम से प्रसिद्ध एक सामाजिक आंदोलन का की शुरुआत की। अब जो लाइन लिखवा रहा हूं इसे 2 बार, 3 बार, 4 बार अंडरलाइन कर लेना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। जैसे दान सागर एक ग्रंथ है, किसने लिखा है? भल्लाल नहीं, वल्लाल सेन। वल्लाल सेन। और एक कौन सी बुक लिखी इन्होंने? अद्भुत सागर, बहुत बढ़िया। वल्लाल सेन स्वयं विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक था। स्वयं विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक था। उसने दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना की। अब ये बोला जाए कि जो अद्भुत सागर है
इसका संबंध कैसे था? खगोल विज्ञान से था। अद्भुत सागर का संबंध खगोल विज्ञान से था। इसको लिखना प्रारंभ तो कर दिया था, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। तो उस बीच वो डेथ कर गए, मृत्यु हो गई, तो ये अधूरा रह गया सर। बाद में ये बोला जाएगा कि उनका जो पुत्र है लक्ष्मण सेन, उनके द्वारा उसे पूरा किया गया। क्लियर होगी बातें? दो ग्रंथ इससे संबंधित, दान सागर और अद्भुत सागर। अद्भुत सागर का संबंध कैसे? खगोल विज्ञान से। और किसने पूरा किया इसे? पुत्र लक्ष्मण सेन द्वारा पूरा किया गया। बल्लाल सेन ने गौड़ेश्वर व नीह शंख शंकर की उपाधि धारण की। निःशंक शंकर की उपाधि धारण की। निःशंक शंकर की उपाधि धारण की। अब लिखेंगे हम लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन का शासनकाल 1178 से 1205 तक। 1205 तक। योग्य एवं प्रतापी शासक। राजधानी लखनऊ में स्थापित की। ये पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन। सेन वंश की राजधानी कहाँ? लखनऊ थी। क्या बोलते थे इसे प्राचीन समय में? लक्ष्मणवती भी बोल सकते हैं। और ये जो गौड़ वंशों की जो राजधानी थी, गौड़ या जिसे नदिया कहते हैं, तो उसके पास में। उसको लिखने की जरूरत नहीं। हाँ बोलो सर, ये वीडियो बंद हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे 1205। और 1205 में दिल्ली सल्तनत। महमूद गोरी के दो सिपाही, दो सेनापति, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बख्तियार बिन खिलजी। बख्तियार बिन खिलजी को कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक को तो नीचे वाला पार्ट दिया था, मध्य प्रदेश, मालवा, ये वो समेटने के लिए दिया था। और बख्तियार बिन खिलजी को कहां भेजा था? बंगाल बिहार। बंगाल बिहार तक किसको भेजा था? बख्तियार बिन खिलजी को। तो ये कहा जाता है कि मोहम्मद बख्तियार बिन खिलजी ने 1202 ईस्वी में लखनऊ पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। ऐसे मतलब अपदस्थ कर दिया। और धीरे धीरे ये वंश ही 1205 ईस्वी में क्या हो गया? समाप्त हो गया। आगे लिखेंगे इनके दरबार में कवि श्रीधर दास, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्रीधर दास। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ये क्वेश्चन भी उठता है यहां से। भले ही छोटा सा साम्राज्य है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसमें। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव। पवनदूत के लेखक धोई। पवनदूत के लेखक धोई। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध।
देखो कौन कौन बताया मैंने, एक तो श्रीधर दास, दूसरा क्या बताया, जयदेव, जयदेव ने क्या लिखा है, गीत गोविंद। फिर धोई, धोई ने क्या लिखा है, पवन दूत। और फिर हलायुध, हलायुध ने क्या लिखा है, ब्राह्मण सर्वस्व। तो मतलब ये जो सामंत सेन या सेन वंश जो था, ये जो साहित्यकार थे, विद्वान थे, उसके संरक्षक थे, अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय देते थे। और इस वंश का अंत कब हुआ, 1205 ईस्वी में। किसने किया था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी या बख्तियार बिन खिलजी के द्वारा इस वंश का 1202 में इसके ऊपर आक्रमण किया था और धीरे धीरे 1205 में ये वंश समाप्त हो गया। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।